हेलो फ्रेंड्स, ये जस्ट क्रैक इट की कंडक्ट रूल्स पर बेस्ड सीरीज का पार्ट 4। इस वीडियो के अंदर कंडक्ट रूल के रूल नंबर 19 टू 25 को हम पढ़ेंगे। हम बेयर रूल्स पढ़ रहे हैं ताकि आपको रूल्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एनीवे, पार्ट नंबर 1 से लेके 3 तक रूल नंबर 18A तक आपके कवर हो चुके हैं और इस रूल के अंदर आपके रूल्स जो कंडक्ट रूल्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। यह है रूल नंबर 19 से लेके 25 जो हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है 19 से 22A। 23, 24 और 25 ये तो इंटरप्रिटेशन, डेलीगेशन ऑफ पावर और रिपील और सेविंग ही है सिर्फ। ठीक है, तो बेसिकली आपको 22A तक अच्छे से लर्न करना है कि कौन सा रूल जो है वो किसको पर्टेन करता है। लेट अस स्टार्ट। रूल नंबर 19, यह है विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। सबसे पहले समझते हैं इसके जो दोनों सब रूल्स है वो क्या कहते हैं। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ने अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया है या फिर प्राइवेट कैपेसिटी में अगर काम कोई किया है जिसका कि क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो ऑफ कोर्स जस्टिफिकेशन देगा या फिर एक्सप्लेनेशन देगा। तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम किया है जिसका कि एडवर्स क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो वो गवर्नमेंट की बिना सैंक्शन के यानी बिना प्रायर परमिशन के उसका जस्टिफिकेशन देने कोर्ट या फिर प्रेस के पास नहीं जाएगा। ठीक है, बिना प्रीवियस सैंक्शन के। तो ये केस हुआ परमिशन का। इसके अंदर साइड में आप परमिशन लिख सकते हो कि इस काम को करने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रायर परमिशन चाहिए। ठीक है, अब सपोज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने प्रायर परमिशन के लिए अप्लाई किया अपने डिपार्टमेंट के अंदर और वो परमिशन उसको 3 मंथ्स तक नहीं मिली, यानी 3 मंथ्स तक उसके पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, इस तरीके की कोई परमिशन ही नहीं मिली उसे 3 महीने तक। तो 3 मंथ्स के बाद इट विल बी एज्यूम्ड कि उसको परमिशन मिल गई है। ठीक है, या तो वो डिनाई हो जाए, बट डिनाइल भी नहीं हुआ और परमिशन भी नहीं मिली, तो 3 महीने बाद जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो फ्री है ये एज्यूम करने के लिए कि परमिशन उसको मिल गई है। किस चीज की परमिशन की बात कर रहे हैं हम? विंडिकेशन ऑफ हिज एक्ट्स। ठीक है, जो उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है। अब मैंने यहाँ पे बताया कि सेकंड सेकंड सब रूल है कि अगर उसने प्राइवेट कैपेसिटी में कोई काम किया है और उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो उस केस में उसको प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है अगर वो उसको एक्सप्लेन या फिर जस्टिफाई करना चाहे किसी भी तरीके से तो। लेकिन उस केस में उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। दैट मीन्स ये केस है इंटीमेशन का, यानी कि परमिशन तब लेनी है अगर ऑफिशियल कैपेसिटी के काम को विंडिकेट करने का एक्ट है, और इंटीमेशन तब देनी है जब प्राइवेट कैपेसिटी में किए हुए काम को विंडिकेट करना है। आई थिंक विंडिकेशन का मीनिंग आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसका डिक्शनरी मीनिंग है टू प्रूव वन राइट व्हेन अदर्स से दैट ही इज रॉन्ग, यानी खुद को जस्टिफाई करना, अपने आप को प्रूव करना कि हम सही हैं, अपने आप को डिफेंड करना। दिस इज विंडिकेशन। अब ये याद करना है कि रूल नंबर 19 जो है वो विंडिकेशन से ही रिलेटेड है। वो हम कैसे याद करेंगे? देखो, मैंने यहाँ पे 19 लिखा और अभी हमने इसके सब रूल 1 के अंदर पढ़ा कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ने अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया है तो वो प्रेस के पास जाके बिना परमिशन के विंडिकेशन के लिए नहीं जाएगा प्रेस के पास। ठीक है, तो अगर ये मैंने 19 लिखा है, इसको मैं ड्रॉ करती हूँ। 1 से मैंने माइक बना दिया और 9 का अगर हम गवर्नमेंट सर्वेंट बना दे तो ऐसा लग रहा है ना कि माइक पे बोल रहा है, तो ये प्रेस का माइक है। और ये प्रेस के पास क्यों गया है? अपने ऑफिशियल एक्ट को जिसका कि क्रिटिसिज्म हो रहा था उसको विंडिकेट करने के लिए। ठीक है, तो इस ड्राइंग से आप याद कर सकते हो, याद रख सकते हो कि भाई 19 रूल जो है वो किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं रूल नंबर 20, कैनवसिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल या फिर आउटसाइड इन्फ्लुएंस। देखो, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर अपना कोई काम कराना है, अपनी सर्विस के अंदर कोई फेवर लेना है, अपना इंटरेस्ट फर्दर करना है, दैट मीन्स कोई फेवर लेना है, अपने एडवांटेज के लिए कोई काम कराना है, तो आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं लगाना। ठीक है, कोई आउटसाइड पॉलिटिकल या फिर कोई अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं लगाना है। तो दिस इज रूल नंबर 20। इसको याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो कि भाई अगर अपना काम कराना है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट से, तो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करना, यानी 20 लोगों से फोन नहीं कराना उसको। ठीक है, 20 लोगों से कॉल नहीं कराना, तो दैट मीन्स आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं करना उसके ऊपर। तो 20 लोगों से फोन नहीं कराना, दैट मीन्स 20th जो रूल है वो है आउटसाइड इन्फ्लुएंस को लेके।
नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं, रूल नंबर 21, इट इज रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज। इसका सब रूल 1 कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे किसी बंदे से मैरिज नहीं करेगा जिस बंदे का स्पाउस लिविंग हो, ठीक है, यानी दिस गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट मैरी दिस पर्सन अगर इसका स्पाउस जो है वो लिविंग है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट का खुद का स्पाउस भी लिविंग है तो वो मैरिज नहीं कर सकता किसी दूसरे बंदे के साथ। तो ये सब रूल 1 और सब रूल 2 तो बहुत क्लियर है, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, क्योंकि कुछ रिलीजन के अंदर सेकंड मैरिज भी परमिसिबल होती है। तो अगर किसी रिलीजन के पर्सनल लॉ के अंदर मैरिज परमिसिबल है तब वो पर्सन मैरिज कर सकता है, यानी तब उसके ऊपर ये वाला रूल नहीं लगेगा, ठीक है। तो दो कंडीशन में ये रूल नहीं लगेगा। पहली कंडीशन है कि अगर पर्सनल लॉ उसको अलाउ करता है, और दूसरी कंडीशन है देयर आर अदर ग्राउंड्स फॉर सो डूइंग, यानी कोई और ग्राउंड है तो वो ग्राउंड जो है वो बताएगा उसको, अगर वो जस्टिफाइड ग्राउंड होगा देन ही कैन मैरी। देन इसका थर्ड सब रूल, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट इंडियन नेशनैलिटी के बाहर किसी पर्सन से यानी किसी फॉरेनर से मैरिज करता है तो इन दैट केस उसको इंटीमेशन देना होगा। तो ये केस आप यहाँ पे अपनी मार्क कर सकते हो कि सब रूल 3 ऑफ रूल नंबर 21 रिलेट्स टू इंटीमेशन। कब इंटीमेशन देना है? अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने इंडियन नेशनैलिटी के बाहर किसी पर्सन से यानी फॉरेनर से मैरिज की है तो उसको इंटीमेट करना है उसको। फाइन, परमिशन नहीं है, सिर्फ इंटीमेशन है। अब हमें ये भी याद रखना है कि रूल नंबर 21 जो है वो मैरिज से रिलेटेड है। तो भाई इंडिया के अंदर बॉयज की लीगल एज क्या है मैरिज के लिए? इट इज 21। अगर आप प्रिंट आउट से पढ़ रहे हो तो इनको याद करने की ट्रिक उसी प्रिंट आउट पर आप लिख सकते हो ताकि भूल ना जाओ। बॉयज लीगल एज इन इंडिया फॉर मैरिज 21 ही है। तो 21st जो रूल है इट इज रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग मैरिज। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 22, इट रिलेट्स टू कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। अब देखो सबसे पहले तो ये याद रहना चाहिए कि 22 रूल जो है वो किससे रिलेटेड है। तो भाई जो ज्यादा ड्रिंक कर लेता है या ज्यादा ड्रग कर लेता है उसको एक बंदे के दो बंदे दिखने लगते हैं, है ना। तो ड्रिंक और ड्रग करके दो दो दिखने लगते हैं, तो इसलिए रूल नंबर 22, ड्रिंक करके दो दो दिखने लगते हैं, तो रूल नंबर 22 इज रिलेटेड टू ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। अब देखो रूल नंबर 22 कहता क्या है। पहली चीज, गवर्नमेंट सर्वेंट अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में है फॉर द टाइम बीइंग या फिर जहां पर भी है और उस जगह पर ड्रिंक्स और ड्रग्स को लेके कोई पर्टिकुलर लॉ है तो ही शुड स्ट्रिक्टली अबाइड बाय दैट लॉ, यानी वो उस लॉ को फॉलो करे। अगर कहीं वो ड्राई स्टेट में है तो भाई वो उस लॉ को फॉलो करे। नेक्स्ट थिंग वो ये कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कभी भी अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी ड्रिंक और ड्रग के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, यानी ड्रिंक करके ऑफिस नहीं जाना है बेसिकली। और अपनी ड्यूटी का कोई भी पोर्शन अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट परफॉर्म कर रहा है तो इन दैट केस वो ड्रिंक और ड्रग के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी भी पब्लिक प्लेस पर ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम कंज्यूमिंग एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग। ठीक है, पब्लिक प्लेस अभी आगे इन्होंने डिफाइन किया है, तो पब्लिक प्लेस में ड्रिंकिंग एंड कंज्यूमिंग ड्रग्स नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई अपने घर पर आप ड्रिंक कर कर आ गए और पब्लिक प्लेस पर चले गए कि पब्लिक प्लेस पर तो ड्रिंक नहीं किया ना, तो दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। पब्लिक प्लेस पर इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन अपीयर नहीं करना है गवर्नमेंट सर्वेंट को। एंड देन अगर वो प्राइवेट प्लेस पर भी कर रहा है, अपने घर पे भी कर रहा है, उसके लिए भी एक गाइडलाइन कह लो, ही शुड नॉट यूज एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग टू एक्सेस। एक्सेस में नहीं करना उसको, ठीक है। अब देखते हैं पब्लिक प्लेस का मतलब क्या है। जो बी बी और सी यहाँ पर लिखा हुआ है कि पब्लिक प्लेस में इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में नहीं आना है या फिर पब्लिक प्लेस में जाके इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक या ड्रग कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। तो पब्लिक प्लेस वो है जहां पर कि पब्लिक का एक्सेस है, जैसे बार्स वगैरह हो गए, चाहे वो पेमेंट से एक्सेस है पब्लिक का या चाहे जैसे मर्जी है, बट अगर पब्लिक का एक्सेस है उस प्लेस पर वेदर ऑन पेमेंट और अदरवाइज देन इट विल बी कॉल्ड एज पब्लिक प्लेस। रूल नंबर 22A बहुत ही सिंपल सा रूल है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट 14 साल से कम के बच्चे को किसी काम पे नहीं रखेगा, ठीक है। घर में डोमेस्टिक हेल्प होती है या फिर
एनी काइंड ऑफ वर्क 14 ईयर से कम के बच्चे को एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रखना है। अब देखो कई सारे रूल्स हमने पढ़ लिए जिसके अंदर सब पार्ट थे, जैसे ए करके है, 3 का हमने पढ़ा था ABC है, इसके बाद हमने गिफ्ट का पढ़ा था, गिफ्ट के बाद 13 पे गिफ्ट है और 13A पे डाउरी था। तो ये जितने भी ए वाले रूल हैं इनको भी अलग से एक बार जरूर नोट कर लेना। यहाँ पर मैंने सारे कंपाइल कर दिए, आप देख सकते हो। रूल नंबर 3 के 3A 3B और 3C थे, राइट, इसको हमने कर ही लिया था याद। देन रूल नंबर 13 गिफ्ट से रिलेटेड था और 13A क्योंकि गिफ्ट भी लेन देन से रिलेटेड है और डाउरी भी लेन देन से रिलेटेड होता है, तो गिफ्ट्स और डाउरी जो है वो एक ही रूल का पार्ट है। देन रूल नंबर 15 हमने देखा था प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, यानी पैसा कमाने से रिलेटेड, अपनी गवर्नमेंट जॉब के अलावा पैसा कमाने से रिलेटेड है रूल नंबर 15। तो 15A भी उसी से रिलेटेड है, सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। गवर्नमेंट अकोमोडेशन को सबलेट करना है, कोई सबलेट क्यों करेगा गवर्नमेंट अकोमोडेशन को? पैसा कमाने के लिए। तो अगेन 15 एंड 15A इस तरीके से रिलेटेड है। देन हमने पढ़ा था रूल नंबर 18 मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और 18A भी वही था, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की फॉरेन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में रिलेटेड है। और बचा आपका सिर्फ रूल नंबर 22 जो अभी हमने कराई है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स से रिलेटेड 22 है, और 22A है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, 14 ईयर्स ऑफ एज से बिलो जो चिल्ड्रन है उनको वर्क पे नहीं रखना है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर ये आता है कि प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर ऑफ एज कौन से रूल के अंदर कवर होता है, और उन्होंने लिख दिया 20A 21A 22A या 23A, तो भाई यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई 20A तो था ही नहीं, 21A भी नहीं था, 23A भी नहीं था। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से रूल्स के अंदर सब पार्ट्स हैं। ये आपके लास्ट के 3 रूल्स। 23 इज इंटरप्रिटेशन, अगर इस रूल्स के अंदर कहीं पर भी एम्बिग्यूटी लगती है तो उसका इंटरप्रिटेशन के लिए गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ पावर, कि जो गवर्नमेंट है वो किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर से अपनी पावर को आगे डेलीगेट भी कर सकती है। इन रूल्स के अंदर जैसे प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी वगैरह लिखी थी, तो जनरल या स्पेशल ऑर्डर से जो पावर है उसको किसी और अथॉरिटी को भी डेलीगेट किया जा सकता है। ठीक है, और लास्ट रूल है आपका रिपील एंड सेविंग, दैट मीन्स कि अगर कोई रूल इससे पहले इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रूल्स थे कंडक्ट रूल से रिलेटेड, वो सारे रूल्स जो है वो रिपील किए जाते हैं और ये वाले रूल्स अब फोर्स में आ गए हैं। ठीक है, तो फाइनली आपके पूरे 25 कंडक्ट रूल्स यहाँ पर खत्म हो गए हैं। आई गेस आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और सारे 25 रूल्स बाय नेम याद हो गए होंगे। लेट्स टेस्ट योर नॉलेज। इस वीडियो के अंदर हमने जितने रूल्स किए हैं उसके ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यू देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन चारों में से किस चीज के लिए परमिशन जरूरी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, कंडक्टिंग और पार्टिसिपेटिंग इन एडिटिंग मैनेजिंग एनी न्यूज़पेपर अदरवाइज देन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। तो भाई ऑफिशियल कैपेसिटी के अलावा यानी पर्सनली अगर कोई बंदा किसी न्यूज़पेपर की एडिटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहा है तो तब तो परमिशन जरूरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। लेकिन अगर वो किसी भी सब्जेक्ट पर ऑफिशियल कैपेसिटी में पब्लिशिंग कर रहा है देन परमिशन इज नॉट नेसेसरी। क्यों? क्योंकि उसका वो ऑफिशियल काम है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। सी भी पढ़ लेते हैं। गोइंग टू प्रेस फॉर विंडिकेटिंग एनी ऑफिशियल एक्ट। देखो ऑफिशियल एक्ट को विंडिकेट करने के लिए अगर वो प्रेस के पास जा रहा है, पहली बात तो रूल नंबर याद है, ये रूल नंबर था ये 19, इससे रूल नंबर आपको याद आ जाएगा। ये मीडिया का माइक और ये गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, तो विंडिकेशन फॉर एनी ऑफ एनी ऑफिशियल एक्ट के लिए अगर वो प्रेस के पास जाता है तो उसको परमिशन चाहिए। ठीक है, तो सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज बी। इनकरेक्ट मैचिंग इसके अंदर से ढूंढनी है। ड्रिंक्स एंड ड्रग से रिलेटेड कौन सा रूल था? मैंने बताया ड्रिंक और ड्रग करके दो दो दिखने लगते हैं, तो यहाँ तो एक ही दो लिखा है, दूसरा दो गायब है। ठीक है, तो यही वाला गलत है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी भी देख लो हमने किन ट्रिक से इनको किया था। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मीन्स हम किसी को नो बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा वाला नो है?
मैथ्स का 9। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने पढ़ाई है 22A जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, और 13A जो है वो डाउरी से रिलेटेड था। दैट मीन्स इनकरेक्ट इसमें से ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी फॉरेनर से मैरिज कर सकता है? कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट मैरी अ पर्सन ऑफ नेशनैलिटी अदर देन इंडिया? यस, ये कर तो सकता ही है, लेकिन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? ही मस्ट इंटीमेट द फैक्ट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अभी पढ़ा हमने कि इंटीमेशन देना है उसको गवर्नमेंट को, परमिशन की जरूरत नहीं है, बट ही मस्ट इंटीमेट। फाइन, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हेन कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग अ स्पाउस लिविंग, यानी कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका हस्बैंड या जिसकी वाइफ जो है वो लिविंग है, स्टिल ही कैन एंटर इनटू अनदर मैरिज विद अनदर पर्सन, तो कौन सी कंडीशन में ये हो सकता है? हमने पढ़ा था इसको अभी, मैरिज से रिलेटेड। पहली बात तो रूल नंबर याद है आपको? रूल नंबर 21 था, क्योंकि बॉयज की मैरिजेबल एज इज 21। ठीक है, उसको हमने ट्रिक से याद किया था। तो भाई किसी के स्पाउस लिविंग है, तब भी वो एक मैरिज और कब कर सकता है? जब उसका पर्सनल लॉ उसको अलाउ करे। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन भी देखो कि अगर पहले स्पाउस ने उसको कंसेंट दे दिया, परमिशन दे दी, तो ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने। विद द परमिशन ऑफ द चिल्ड्रन, ऐसा भी नहीं पढ़ा। एंड विद द परमिशन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लिविंग स्पाउस, तो ये तो सब रिडिकुलस से ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये तीनों गलत है, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? फर्स्ट थिंग, गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एम्प्लॉइंग एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स एज डोमेस्टिक सर्वेंट। तो हमने क्या पढ़ा था कि कितनी साल से कम के बच्चे को एम्प्लॉय नहीं करना है? तो हमने पढ़ा था 14 ईयर से छोटे बच्चे को। ठीक है, तो यहाँ पर ये ईयर गलत लिखा हुआ है, तो यानी कि पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट है बेसिकली। और ये रूल कौन सा था चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए? ये रूल था रूल नंबर 22A। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देख लो कि इनकरेक्ट है कि करेक्ट है। A government servant shall strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs enforced in the area where he may happen। ठीक है, यानी कि जहां पर वो बंदा है गवर्नमेंट सर्वेंट, वहां पर ड्रिंक्स और ड्रग्स को लेके जो भी लॉज है उनको वो स्ट्रिक्टली अबाइड करे। तो ड्रग्स और इंटॉक्सिकेशन को लेके रूल नंबर 22 पढ़ा था हमने। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रिफ्रेन फ्रॉम कंज्यूमिंग एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक इन पब्लिक प्लेस, तो यस इज करेक्ट। एंड गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट अपीयर इन पब्लिक प्लेस इन केस इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, तो ये भी करेक्ट है। यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो पर इज द राइट आंसर। अब आपके रूल्स जो कंडक्ट रूल्स हैं, वो रूल नंबर 1 to 25 की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हम बेयर रूल्स को कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, और उसके अंदर से जितनी भी परमिशन और जितने भी इंटीमेशन के केसेस हैं वो हम सब पढ़ चुके हैं। इन बेयर रूल्स के अलावा भी कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजंस हैं जो कि इन बेयर रूल्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो वो भी आप अब इनके साथ अब डीप में पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको बेयर रूल्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उसके जो जीआईडीज है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजंस है, वो उसी से रिलेटेड होंगे, तो आपको वो अब और बेटर तरीके से समझ में आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।